डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन की विशेषताएं पढ़ेंगे, मतलब समाज में इनकी क्या स्थिति थी। तो देखो, उत्खनन के दौरान दो हमें अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों के आधार पर हम इनकी शासन व्यवस्था या सामाजिक स्थिति को हम चार भागों में बांट सकते हैं। यानी शासन का जो स्वरूप था, या यूँ कहें कि जो समाज में लोगों की स्थिति थी, जैसे वर्तमान समय में बात करें हम उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसी प्रकार यही के ये मतलब उनमें नाम जितने भी समय की बात करें तो वर्ग ऐसे होते हैं। उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, थोड़ा सा उसमें नाम परिवर्तन होता है। तो देखो, उस समय की जो जीवन की स्थिति थी वो कैसे कैसे वर्ग थे उस दौरान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषि कार्य करने वाला किसान वर्ग, ये चार वर्ग थे, है ना। कौन कौन से वर्ग थे भाई? पहला कर्मचारी वर्ग, ठीक है, दूसरा श्रमिक वर्ग, तीसरा ये आपको काम करने वाला जो हो गया श्रमिक वर्ग, सामान्य वर्ग और कृषक वर्ग। इनमें से जो सर्वोच्च पद के अधिकारी थे, जिसे हम कह सकते हैं राजा के रूप में जो काम करने वाले थे, राजा के साथ जो काम करने वाले थे वो, और पुरोहित जो उच्च वर्ग की श्रेणी में आता था, राजा और उससे संबंधित जो पुरोहित था वो तो रहता था गड्डी में। गड्डी का मतलब है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपने शुरू में पढ़ा है ये। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग, है ना। तो ऊपरी भाग था तो वो तो गड्डी यानी वर्तमान का गढ़। आपने जितने भी वर्तमान समय की बात करें, ये तो जो गढ़ मिले हैं, है ना, चाहे चित्तौड़ का दुर्ग हो, चाहे आपके जोधपुर में बात करें हम तो ये मेहरानगढ़ का किला हो, अजमेर में मैगजीन दुर्ग हो, पड़ोसी क्षेत्र जो अजमेर है वहाँ पर मैगजीन दुर्ग हो, या जैसलमेर का दुर्ग हो। जैसलमेर के एक दुर्ग को छोड़ दें तो बाकी जितने भी दुर्ग बने हुए हैं वो कहाँ बने हुए हैं? ऊंचाई पर यानी टीले पर बने हुए हैं। क्यों बनाए जाते थे? ये सुरक्षा की दृष्टि से होते थे। यानी दुर्गों का निर्माण जो है अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता था, ताकि कोई भी विदेशी आक्रांता यहाँ पर जब आए, विदेशी आए या दूसरा आए, तो उस पर दूर से उसको देखा जा सके और उसके आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया जा सके। तो उसी प्रकार उस समय की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उनके अवशेषों से हम ये बातते हैं कि सामान्य वर्ग जो था वहाँ यानी दो प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित थी, या जो समाज था वहाँ का दो भागों में विभाजित था। एक ऊपरी भाग था और दूसरा निचला भाग था। ऊपरी भाग में राजा, कर्मचारी और पुरोहित रहते थे, है ना। जो ऊपर का भाग था या गड्डी का जो भाग था, गढ़ जो था, दुर्ग जो था, किला जो था, उसमें कौन रहते थे? राजा रहता था, पुरोहित होते थे, और कर्मचारी जो वर्ग था वो किस में रहता था भाई? ऊपर के दुर्ग में रहता था, या गड्डी के भाग में, या ऊपर की जो क्षेत्र था, ऊपरी भाग था, उसमें रहता था। नीचे का जो भाग था, है ना, निचली जो सामान्य वर्ग, आम जनता रहती थी, जहाँ खेती कार्य वगैरह जितने भी कार्य थे उसमें श्रमिक वर्ग रहता था, मजदूर रहता था, किसान वर्ग रहता था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस दौरान समाज कितने भागों में विभाजित था भाई? दो भागों में विभाजित था। एक जो ऊपरी भाग था उसके पास अधिकार ज़्यादा होंगे। जो ऊपरी भाग में रहने वाले, चाहे राजा हो, राजा से संबंध में कोई व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुरोहित हो, इन सब के पास अधिकार क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और जो सामान्य वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, किसान वर्ग था, वो निचले भाग में रहता था, और निचले भाग के वर्गों के पास में क्या थे? कम अधिकार हुआ करते थे, है ना। तो ये तो इनका रहने का या यूं कहें रहवास की स्थिति थी उस दौरान की। जो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, और मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं ना। यानी समाज की सबसे छोटी इकाई जो होता था वो होता था परिवार, और परिवारों से समाज बनता था। और परिवार की सबसे छोटी इकाई जो परिवार है ना, इसका मुखिया उस दौरान कौन हुआ करता था? केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान के आधार पर एक मातृ देवी की मूर्तियां मिली हमें, है ना। मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं खुदाई के दौरान, जो अवशेष मिले हैं। तो मातृ देवी की पूजा के आधार पर जो मूर्तियां मिली हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस दौरान स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ रही होगी, या तो यह कह सकते हैं कि उस दौरान स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सुदृढ़ थी। और परिवार का जो मुखिया हुआ करती थी वो कौन होती थी?
स्त्री हुआ करती थी, यानी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत लागू था उस दौरान। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से तात्पर्य है कि परिवार का जो मुखियता का दायित्व का काम करती थी वो कौन करती थी? मां करती थी, क्योंकि उस दौरान मात्र की मूर्ति मिली है, यानी देवी देवताओं की मूर्ति मिली है, देवियों की मूर्ति मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देवताओं का भी या देवियों का भी अग्रणी स्थान था और परिवार का मुखिया जो थी वो कौन थी? महिला होती थी। आगे है, यहां के जो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। मनके के आभूषण बनाते थे। मनके होते हैं मणिये छोटे छोटे, और यहां मनके बनाने का एक कारखाना मिला है चनूदड़ों में, है ना। मनके बनाने का क्या मिला भाई? कारखाना मिला है। और इस मनके बनाने के कारखाने में मणिये बनाए जाते थे और मणियों से आभूषण बनाए जाते थे, और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। यानी उस दौरान का जो मानव था वो आभूषण प्रेमी था, है ना। स्त्रियों को भी आभूषण पहनते थे और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। वर्तमान में हमारे यहाँ जो है वो पुरुष आभूषण कम पहनते हैं, कोई एक दो आभूषण पहनते हैं, बाकी जो आभूषण है वो किनके द्वारा पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा। लेकिन उस दौरान को जो मानव था वो स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का अधिकार था। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र मिला है ना। किसका चित्र मिला? ढोलक का। और ढोलक के चित्र से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि उस दौरान के हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, है ना। उस दौरान की कोई हमारे पास विषय वस्तु है नहीं, उस दौरान कोई आदमी जीवित है नहीं कि वो बता दे। तो एक ढोलक का चित्र मिला है और उस ढोलक के चित्र से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का जो आदमी था, उस समय का जो मानव था वो संगीत प्रेमी था। ढोलक तो ऐसे तो बजाते नहीं थे, है ना। तो ढोलक का मतलब ये हुआ कि उस समय का जो मानव था वो कैसा था भाई? संगीत प्रेमी था। संगीत पर वो विशेष ध्यान देता था, संगीत पर विशेष जोर देता था, अपनी मनोकामना संगीत के माध्यम से वो परिपूर्ण करना चाहता था। तो संगीत पूर्ण व्यक्ति था उस दौरान का मानव, है ना। एक मुद्रा पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण आखेट और संगीत, आखेट का मतलब होता है जंगली जानवरों को मारना, और संगीत का मतलब ढोलक से चित्र से आप मान सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय की समाज की स्थितियां थी वो कैसी थी। देखो अनुमान लगा सकते हैं आप। तो अनुमान में आपने एक तो ये चीज देखी कि उस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, क्लियर बात। दूसरी, वो संगीत प्रेमी थे, ठीक है। तीसरा, वो आखेट के क्षेत्र में अग्रणी थे। चौथा, पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार थे और वो आभूषण प्रेमी थे। अब हम पढ़ते हैं धार्मिक जीवन की उपलब्धियां। सामाजिक जीवन में धर्म के मामले में इनकी क्या स्थिति थी, है ना। समाज के लोगों का धार्मिक जीवन यानी धर्म कौन सा अपनाते थे ये? तो देखो, धार्मिक जीवन यानी कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, है ना। कौन कौन सी मूर्तियों की पूजा करते थे, इनके जो अवशेष मिले उनके आधार पर हम आकलन करते हैं। तो देखो, इसमें वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष पूजा का इस समय प्रचलन था। एक वृक्ष है, वृक्षों के बीच में यानी वृक्षों को ये देवता माना है। जैसे वर्तमान में पीपल का जो पेड़ है ना, और पीपल के पेड़ के साथ ही साथ जो बरगद के पेड़ हैं, इन पेड़ों की हम भी पूजा करते हैं, है ना। इसके अलावा खेजड़ी जो है, इस खेजड़ी को भी तुलसी का स्वरूप माना गया है, वर्तमान स्वरूप की बात करें तो। और उस दौरान और वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें हम, है ना, तो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं जो पीपल और बरगद के जो बड़े पेड़ हैं, है ना, और बड़े पेड़ होने के कारण वो ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। और उसी प्रकार हमारे यहाँ जो खेजड़ी है ना, तो ये खेजड़ी भी ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज्यादा करती है। इसलिए मई और जून का जो महीना होता है, मई और जून के महीनों में जिसे हम कहते हैं ज्येष्ठ, है ना, ज्येष्ठ जो महीना है, जेठ का जो महीना है, ज्येष्ठ महीना जो है, उसमें उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उसमें पानी डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन का उत्सर्जन वो क्या कर सके, ज्यादा कर सके। और उस दौरान भी वृक्ष पूजा सर्वश्रेष्ठ थी। और वृक्ष पूजा में क्या होता था, वृक्ष के अंदर इन्होंने एक मूर्ति मिली है उस वृक्ष में, तो उस वृक्ष में जो मूर्ति मिली है, तो मूर्ति चारों तरफ पेड़ है और पेड़ के अंदर मूर्ति है। इसका मतलब है कि वहां के जो लोग थे वो वृक्षों की पूजा करते थे। तो पहला उनका देवता हुआ कौन है, वृक्ष देवता, क्लियर। तो पहला देवता उनका वृक्ष पूजे। एक मोहर पर देवता को 2
पीपल के वृक्ष के मध्य में दिखाया गया है। एक मोहर मिली है, उस मोहर पर एक देवता को पीपल के वृक्ष के मध्य में दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि देवता है वो कहाँ निवास करते हैं? पेड़ों पर निवास करते हैं। इसलिए हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आज से ही छोड़ देना पेड़ों की कटाई करना, और पेड़ों की कटाई नहीं करने के साथ ही साथ हमें उनको संरक्षण प्रदान करना है। जब भी कोई आपका जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, हमारे यहाँ जो ये होते हैं मौसर वगैरह, मृत्यु संस्कार पे जो खर्च होता है उसको तो पर एक एक पेड़ लगाएं, उनको पानी पिलाएं, तो उनकी याददाश्त बनी रहेंगी, है ना। आगे है इसमें 7 मानव कार्तियों की पूजा कर रही हैं उन पीपल पे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होगा। यहाँ मात्र देवी की उपासना, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप के योग की परंपरा आदि इनकी विशेषता रही है। देखो, तप की बात करें, जल की बात करें, इनको इन्होंने देवता माना है ना। तो जल की देवता मानने तो देखो एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है ना। अन्नागार से पहले आपने स्नानागार पढ़ा था, बड़ा स्नानागार। इसका मतलब यह है जल को देवता के रूप में मानते थे और उसका यूज भी उतना ही करते थे, है ना। पहले के लोग इस बात से परिचित थे कि यदि जो प्रकृति द्वारा मिला हुआ निःशुल्क उपहार या प्राकृतिक जो संसाधन हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग जरूरी है। यदि इनका सदुपयोग नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। आज तक हम जिस मात्रा में जिस प्रकार जल का यूज कर रहे हैं, उस प्रकार यदि ये सिंधु घाटी सभ्यता से होता तो आज ये जो प्राकृतिक संसाधन जल था वो मिलता ही नहीं। लेकिन ये लोग हमारे लिए इस जल को सुरक्षित रखते थे। इसलिए मतलब सुरक्षित वही चीज रह सकती है जिसको देवता माना जाता है। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर मंदिर बनाए जाते थे। इनका क्या रीजन रहा होगा? पहाड़ियों पर मंदिर बनाने का एक ही लक्ष्य था कि उस दौरान या अब के समय की बात करें तो पहाड़ियों से जो पत्थर कम से कम निकाले जाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए पहाड़ियों पर मंदिर बना दिया जाता, जिसके नाम पर हम किसी भी प्रकार का जो पहाड़ी बनाए है उस पर जो मंदिर है, उस मंदिर के नाम पर या पहाड़ी के नाम पर हम क्या नहीं करेंगे भाई? पहाड़ी जो है उसका तो हम खनन नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे और वो पहाड़ी सुरक्षित रह जाएगी। इसलिए उस टाइम क्या बनाए, यानी वहाँ के लोग हैं वो विशेष रूप से इस बात को जानते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ है। सभ्यता यह पृथ्वी माता के रूप में मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष की आकृति पद्मासन में बैठी है। पद्मासन का मतलब है दोनों पैर, जैसे प्लाती पालती मार के दोनों पैर दोनों तरफ ऊपर रखने के बाद पद्मासन की स्थिति में बैठा है। इसका मतलब यहाँ योग प्रक्रिया होती थी, है ना। आज के टाइम में हमारी जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो योग पर विशेष जोर दे रहे हैं। 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाने पर जोर दिया जा रहा है। और वर्तमान में राजस्थान में इस साल या यूँ कहें पिछले साल, इस साल तो लॉकडाउन के कारण योग दिवस नहीं मनाया गया, पिछली साल भी सरकार ने क्या किया कि 19 तारीख से जो स्कूलें खुलनी थी उसको 24 तारीख से खोला। क्यों खोला? क्योंकि 21 जून को योग दिवस, यानी इसका विरोध करना, मोदी सरकार का विरोध करना, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन उस दौरान, है ना, क्या था? पद्मासन में बैठने से हम यह आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग योग विद्या को भी जानते थे, है ना। योग को भी ये महत्व देते थे ताकि शारीरिक रूप से आदमी स्वस्थ रह सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति यदि 1 घंटे प्रतिदिन अपने शरीर के लिए निकाल ले, योग वगैरह पर ध्यान दे ले, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम 1 घंटा निकाल नहीं सकते हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपने शरीर के लिए। दूसरों के लिए तो कितना भी समय निकलवा लो, लेकिन खुद के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? योग। क्योंकि ये योग विद्या हमें विदेशों को पता ही नहीं थी। उस दौरान हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पद्मासन में बैठकर योग विद्या को अपनाना जान चुके थे, है ना। इसके एक तरफ हाथी व बाघ है, दूसरी तरफ भैंसा और गेंडा, नीचे हिरण है। एक अन्य मोर पर योगी की मुद्रा में व्यक्ति की आकृति दिखाई, जिसे त्रिभुजी एवं त्रिभंगु की नाम से जाना जाता है। नाग द्वार पूजा करते हुए दिखाया गया है, यानी दूसरा इनका देवता नाग देवता था।
है ना, गोगाजीर, तेजाजीर, ये जो हैं उस दौरान उनके ये नाम नहीं थे, उस दौरान केवल नाग को ही देवता माना गया था। ठीक है, तो नाग देवता, आज तो नाग दिखाई देते ही हम लकड़ी उठाते हैं सीधे कि भाई देवता, उस दौरान इनकी पूजा अर्चना की जाती थी, जिसके कारण ये किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचाते थे। नाग देवता किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाते थे। ये था इनका धार्मिक जीवन। क्लियर। अब हम बात करते हैं तप, योग और यज्ञ की स्थिति इनकी क्या थी, है ना। तपस्या अभी बात करते हैं, तो तप, तपस्या, योग विद्या, योगा, पद्मासन में बैठा हुआ व्यक्ति मिला है ना, मूर्तियां मिली हैं, तो तप, योग और योगासन या यज्ञ में इनका कैसा विश्वास था। तो देखो, कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी और लोथल से खुदाई में अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं मिली है ना। ये जो है विशेषकर हमारा राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, वहां कालीबंगा की खुदाई के दौरान अग्निवेदिकाएं मिली हैं, और अग्निवेदिकाओं के साथ ही साथ हमें मिले हैं क्या, अग्निकुंड मिले हैं, है ना। अग्निवेदिकाएं और कुंड क्या होते हैं, कुंड तो होता है अग्नि मतलब जलाने के लिए एक कुंड जैसा, यानी गहराई में जो बनाया जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गहराई का मतलब ये नहीं कि कोई 50-60 फीट, थोड़ा सा जैसे जमीन ये है, ये 4 प्रकार की बना दी, इसके दीवार लगाई, ठीक है, और इसमें 6-7 इंच यानी इतना नीचा चारों तरफ से इसकी खुदाई कर दी, और चारों तरफ से लेप करके इसके अंदर जो यज्ञ किया जाता था वो तो हो गई अग्निकुंड। ठीक है, अग्निवेदिकाएं क्या होती हैं, अग्निवेदिकाएं का मतलब होता है कि जमीन से 5-6 इंच ऊपर, है ना, मिट्टी का एक समतल बनाकर चारों तरफ उसके ऊपर यज्ञ किया जाता था, वो है अग्निवेदिका, है ना। वर्तमान में हमें जो शादी विवाह होते हैं, और उस शादी विवाह में जो फेरे होते हैं, और फेरों के दौरान जो जलाया जाता है अग्नि, लकड़ियां डालकर अग्नि, और उसके चारों तरफ हम फेरे लगाते हैं, वो उस दौरान अग्निवेदिकाएं थी। इन दोनों के ही परिणाम हमें प्रमाण कहाँ मिले हैं, राखी गढ़ी है, लोथल की जो सभ्यता है, और कालीबंगा की सभ्यता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे भाई, तपस्या में विश्वास करते थे, योग पद्धति को वो अपनाते थे, और यज्ञों में वो विश्वास करते थे। क्योंकि यदि अग्निवेदिकाएं और अग्निकुंड मिले हैं, इसका मतलब यज्ञ और कर्मकांडों में उनका विश्वास था। ये अनुमान लगाते हैं हम, ये प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि उस समय का जो मानव था वो यज्ञ और कर्मकांडों पर विश्वास करता था। इसके अलावा पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति अभी हम पढ़ रहे थे, योगेश्वर की मूर्ति मिली है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो योग विद्या को जानते थे, है ना। जैसे मान लो अग्निवेदिकाएं मिले हैं, अग्निकुंड मिले, इससे तो हम कह सकते हैं कि भाई वो किसके, यज्ञ में विश्वास करते थे। पद्मासन में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या करेगा, योग करेगा, तो वो योग में विश्वास करते थे, वो तपस्या में विश्वास करते थे, वो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर भगवान के पास यानी आत्मा की शुद्धि के लिए, है ना, स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या में विश्वास करते थे। यानी उस दौरान का जो मानव था वो सुसंस्कृत था, सुसभ्य था। और इसके अलावा यहाँ से प्राप्त मुहरों पर एक सींग वाले वृषभ का चित्रण मिला है, साथ या मिला है, जिसके अलावा कुबड़दार बैल, बिना कुबड़दार बैल, बाघ, हाथी का चित्रण मिलता है। बाद में पशुओं को देव के रूप में पूजा होने लगी, विभिन्न पशु देवताओं के वाहक के रूप में प्रसिद्ध हुए। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, और उस स्नानागार से हम कह सकते हैं उसकी पवित्रता की स्थिति को बता सकते हैं। तो जो भी हमें प्रमाण मिले हैं खुदाई के दौरान, जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय का जो मानव था वो यज्ञ में विश्वास करता था, वो पद्मासन यानी योग विद्या में विश्वास करता था, और इसके साथ ही साथ वो किस में विश्वास करता था भाई, यज्ञ में हो गया, तपस्या में हो गया। तप भूमि यानी भारत की भूमि है वो तपोभूमि रही है ना, तो वो तपस्या में विश्वास करता था और अपने जीवन को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसका लास्ट टॉपिक बचा है इस सामाजिक जीवन का, वो है राजनीतिक स्थिति उस दौरान की कैसी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। तो देखो, हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उस समय की हमें सुव्यवस्थित राजनीतिक स्थिति देखने को नहीं मिलती है
है ना। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वैसे ऐसी जैसी शासन व्यवस्था रही होगी। लेकिन फिर भी हम जो साक्ष्य हैं, जो खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर कुछ प्रमाण निकालते हैं। तो देखो, यद्यपि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, फिर भी सिंधु घाटी वासियों की मूल रुचि व्यापार करना थी। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र थे, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, लोथल, और लोथल के बाद में कालीबंगा, है ना। ये 4 थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से प्रतीक थी। पूर्ण एवं कुशल राजसत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं। व्यवस्थित नगरपालिका प्रशासन के भी संकेत मिलते हैं। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नहीं मिलना यहाँ शांति प्रियता का प्रतीक माना गया है ना। हम ये कह सकते हैं कि मुख्य जो व्यापारिक केंद्र थे, तो व्यापारिक केंद्र थे और व्यापार में ये 4 नगर हैं, वो आपस में व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार भी होता था, इसके प्रमाण हमें मिले हैं। लेकिन उस दौरान का जो मानव था, उस दौरान के मानव ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। इसका मतलब उस समय नगरपालिका, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है, उस दौरान नगरपालिका रही होगी, ऐसा प्रमाण हम लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नालियां कितनी स्वच्छ हुआ करती थी। नालियों का जो पानी है, उस पानी को शहर से बाहर भेजा जाता था, और छोटी छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिलती थी, और बड़ी नालियों को शहर से बाहर स्वच्छता की ओर या स्वच्छता का ध्यान रखते हुए वहां स्थानांतरित कर दिया जाता था। तो वहां नगरपालिका रही होगी, ऐसा प्रमाण हमें लगा सकते हैं, क्योंकि इतना स्वच्छता मानव कभी रह नहीं सकता। मानव पर जब प्रेशर आता है, उसी टाइम में वो स्वच्छता की बात कर सकता है, चाहे कैसा भी काम हो, है ना। तो हम स्वच्छता की बात करते हैं तो नगरपालिका रही होगी। अस्त्र शस्त्र संख्या में कम मिलने का प्रमाण ये भी हो सकता है कि वहां शांति व्यवस्था होगी, नहीं तो हथियार की जरूरत पड़ेगी, है ना। शांति व्यवस्था थी, आपस में लोगों में सौहार्दपूर्ण व्यवहार था, भाईचारे की भावना थी, वो एक दूसरे से प्रेम की भावना से रहते थे, ऐसा प्रमाण हमें देखने को मिलता है। हथियारों में कांसे की आरी, तांबे की तलवारें, भाले के अग्रभाग, कटारे, चाकू और बाणाग्रह मिले हैं। इसका मतलब ये था कि बड़े हथियार नहीं मिले हैं, शांति व्यवस्थाएं ज्यादा थी। इसके अलावा भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में भी देखने को मिलते हैं। इससे व्यापारिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी थे। भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई गई है, वहीं सुमेर और बेबीलोन में बेलों में दाढ़ी बताई गई है। हड़प्पा की तरह सुमेरवासी अपने केसों को फीते से बांधते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े बड़े बाल केस करते थे और फीते से उनको बांधकर सुरक्षित रखते थे, उसी प्रकार बेबीलोनिया में भी ऐसा ही होता था, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव अति प्राचीन काल से विश्व के अन्य संस्कृतियों में था। यानी भारत की जो संस्कृति है वो इतनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति थी कि विश्व के अन्य देश भी हमारी संस्कृति का अनुसरण करते थे, हमारी संस्कृति को अपनाते थे। ये हो गई भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन, और राजनीतिक स्थिति वहाँ की कैसी थी, यानी वहाँ राजा का शासन कैसा था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती थी। बाकी चर्चाएं जो हैं, अब लेसन का जो लास्ट बचा हुआ है वो लेसन में है वैदिक काल से महाजनपद काल की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी एक बार दोबारा चेक करूँगा मैं, और यदि बचा हुआ तो इसको पढ़ा देंगे। हालांकि 99% इसको हटा दिया, आपको इस साल नहीं पढ़ना है। बाकी चर्चा ये लेसन लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, शेष भाग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके।